जी कैफे आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 47, टॉपिक स्टडी कर रहे हैं हम चैप्टर 18 यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स। इसमें इंटरनल ऑडिटर के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने कुछ इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट सीखे, दूसरे लेक्चर में हमने कंसेप्ट सीखा यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। आज हम कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं डायरेक्ट असिस्टेंस। डायरेक्ट असिस्टेंस यानी यूजिंग द इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। अब की बार इंटरनल ऑडिटर हमें अपने काम के बारे में, वर्क के बारे में नहीं बताएगा, बल्कि हम उसे बताएंगे कि उसने हमारी ज़ेरे निगरानी क्या काम करना है। लेकिन लेक्चर की तरफ चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई भी क्वेश्चन पूछना जी 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 जी। अच्छा, दो ऑप्शंस होती हैं, बल्कि ये सिर्फ इंटरनल ऑडिट सर्विस के हवाले से नहीं है। कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई भी सर्विस चाहे तो आउटसाइड लोगों से हासिल कर ले, चाहे विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन किसी को एम्प्लॉय रख ले। जैसे फर्ज कीजिए कि लॉयर्स हैं, अगर कंपनी के खिलाफ लीगल केसेस ज्यादा चलते हैं तो कंपनी क्या करती है, किसी वकील को कहती है सर आप हमारे एम्प्लॉय बन जाए, हमारा तो रोज का मसला यही है। लेकिन अगर कभी कभार ही कंपनी के खिलाफ कोई लीगल केस इनिशिएट होता है तो उस सूरत में कंपनी किसी को परमानेंट एम्प्लॉय नहीं रखती, बल्कि जरूरत पड़ने पे बाहर से किसी प्रोफेशनल को हायर करते। इसे कहते हैं आउटसोर्सिंग। तो कोई भी सर्विस आउटसोर्स की जा सकती है। उसी तरीके से जो इंटरनल ऑडिट सर्विसेज हैं ये भी आउटसोर्स की जा सकती हैं। यानी कंपनी की मर्जी है, हमारे क्लाइंट की मर्जी है, चाहे तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट लेदर से एस्टेब्लिश कर ले इंटरनल ऑडिट सर्विस, चाहे तो वो किसी बाहर की फर्म को कहे कि आप अपने कुछ लोगों को हमारे पास भेज दें और इंटरनल ऑडिट सर्विसेज हमें प्रोवाइड करें। हमारे पूरे ऑडिट पे इसका 1% भी फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वो इंटरनल हो या आउटसोर्स हो। हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स कि हमने क्या काम करना है वो दोनों केसेस में सेम है। ठीक है, दोनों केसेस में सेम है। हाँ, फिर स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या जो एक्सटर्नल ऑडिट सर्विस प्रोवाइड एक्सटर्नल ऑडिटर है क्या वही इंटरनल ऑडिटर भी बन सकता है? इसका जवाब है नो, नहीं बन सकता। ठीक है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं रहता। ठीक है, फिलहाल इसका वन वर्ड आंसर मैंने फिलहाल आपको क्या दिया है, नो। नो फिलहाल। कोड ऑफ एथिक्स में शायद इसको हम फिर मजीद कुछ डिटेल में डिस्कस करें कि अगर लिस्टेड कंपनी है तो बिल्कुल ही नो, अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो कुछ थोड़ी बहुत गुंजाइश है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसका वन वर्ड आंसर है नो। ठीक जी। एक फर्म है वो दूसरों का इंटरनल ऑडिट करती है। नहीं, हम तो उस फर्म का ऑडिट करें, हम उस फर्म का ऑडिट करेंगे, वो फर्म आगे दूसरों का इंटरनल ऑडिट करेगी। यानी आप ये सोच रहे हैं कि अगर कोई सीए फर्म है क्या उसका ऑडिट होता है? उसका ऑडिट भी होता है, लेकिन रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है। क्योंकि लॉ किसका रिक्वायर करता है? ऑडिट कंपनी का। नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना चाहे करवाएं, फिर उसके बाद करवाती होंगी। फर्म में जो ट्रेनी फारग बैठे होते हैं उन्हें कहते हैं भाई फारग है, कोई काम नहीं है, आ जाओ इंटरनल ऑडिट कर लो। वो वाउचर चेक करो, जो ये भाईजान गए थे इनको सियालकोट भेजा था 10,000 का बजट देके, ये 16,500 का इन्होंने एक्सपेंस डाल दिया। जरा चेक करो कि ये इसने कोई फेक एक्सपेंसेस तो नहीं डाले। हाँ, पता चले वो सियालकोट के बजट में गया था और लाहौर के पेट्रोल पंप की उसने पर्चियां बना के भेजी हुई है। ऐसे भी हो सकता है ना। तो ये चीजें चेक कर लेंगे, कोई इशू नहीं। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है और आपका? चलिए अब हम भाई ना तो ऐसी बातें पूछी जाती हैं और ना ही बताई जाती, ये सीना बसीना राज दफन हो जाती है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5B, केस स्टडी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हमारा ये जो चैप्टर है इंटरनल ऑडिट वाला, इसमें किस तरह की केस स्टडी, इसमें एक्सपर्ट वाले में केस स्टडी नॉर्मली टेस्ट करता है कि इंटरनल ऑडिट वाले पोर्शन, इंटरनल ऑडिट वाले पोर्शन में। और केस स्टडी किस तरह की आती है इंटरनल ऑडिट वाले पोर्शन? वो किसी ना किसी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है और कहता है इसको इवेल्युएट करो। इवेल्युएट करने का मतलब क्या है? इसकी जरा देखो, चेक करो इसको, इसके हाँ प्लस पॉइंट बताने हैं, माइनस पॉइंट बताने हैं इवेल्युएट में, या दोनों? दोनों, शाबाश। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ के नजर आ रहा है, केस स्टडी है। कमेंट ऑन द प्रेजेंट अप्रोच ऑफ द ऑडिट इंचार्ज एंड हाउ इट वुड अफेक्ट द ओवरऑल ऑडिट परफॉर्मेंस। कह रहा है जो प्रेजेंट अप्रोच है उस पर कमेंट करो। वो पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा ना प्रेजेंट अप्रोच क्या है। वो तो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन में है, रिक्वायरमेंट में नहीं है। तो इसका मतलब है क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते कोई अप्रोच आएगी हमारे सामने।
ऑडिट इंचार्ज की, हमने उस पर कमेंट करना है और बताना है कि वो ओवरऑल ऑडिट परफॉर्मेंस पे कैसे इफेक्ट करती है, क्या उसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस पे कोई फर्क पड़ता है या कोई और चीज कमेंट करना है हमने। फिर बी में असेस द इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑफ द कंपनी एंड इट्स रेलिवेंस फॉर द एक्सटर्नल ऑडिट। हमने असेस करना है इंटरनल ऑडिट फंक्शन को और फिर देखना क्या ये हमारे काम के लिए रेलिवेंट है, क्या ये इस काबिल है कि हम इसे अपना काम ले सकें। कमेंट करना स्टार्ट करते हैं। यू आर मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम एंगेज्ड इन द ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी के ऑडिट टीम के आप मेंबर हैं। यहां पे नहीं बताया इंटरनल ऑडिट टीम के एक्सटर्नल ऑडिट टीम, तो क्या मतलब होता है इसका? एक्सटर्नल ऑडिट टीम। एट द प्लानिंग स्टेज द ऑडिट इंचार्ज पेड लिटिल अटेंशन, लिटिल का मतलब बहुत थोड़ी, ना होने के बराबर, टू द इंटरनल ऑडिटिंग एक्टिविटी ऑन द प्रीटेक्स्ट दैट इंटरनल ऑडिटर जनरली लैक्स इंडिपेंडेंस इन परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटीज। वो कहता है नॉर्मली इंटरनल ऑडिटर में चूंकि इंडिपेंडेंस नहीं होती ना, इसलिए हमें इसकी तरफ कोई भी तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, इसको इग्नोर करो। फुल इग्नोर नहीं कर, हल्का हल्का करना। क्या 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 जजमेंट। अच्छा आगे चलते हैं। कह रहे डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय, अच्छा लेकिन अगर वो इग्नोर करते तो ज्यादा अच्छा नहीं है? तो काम बढ़ जाएगा तो अच्छा एविडेंस मिलेगा। देखिए ये प्रैक्टिकली सोचना है। अगर कोई फायदा हमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने दिया हुआ है, हमारी मर्जी है चाहे उठाए चाहे ना उठाए, हमारी मर्जी है, लेकिन अगर हम वो फायदा नहीं उठाते तो ये गलत है, गलत है। जहां कहीं उन्होंने हमें इजाजत दी है, ठीक है, कि आप किसी चीज को फॉर एग्जाम्पल ओमिट कर सकते हैं, तो वहां पे उसको ओमिट कर देना बेहतर है। जहां पे इन्होंने इजाजत दी है कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के काम को यूज कर सकते हैं, तो वहां पे उनके कवर को यूज करें ना, हमारे लिए बेहतर है, मोर एफिशिएंट है। अगर हम इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करते हैं तो क्या होगा, ये मोर एफिशिएंट होगा। ठीक है, अगर एक एरिया ऐसा है उसमें टेस्ट ऑफ डिटेल भी परफॉर्म हो सकते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर भी, लेकिन आप डिसाइड करते हैं हम टेस्ट ऑफ डिटेल करेंगे, तो क्या ये सही अप्रोच है? नहीं। हालांकि एविडेंस दोनों सूरतों में मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको ज्यादा काम करना पड़ गया, तो प्रैक्टिकली इसे कहा जाता है ये इनएफिशिएंट अप्रोच है, क्योंकि इसमें आपके ह्यूमन फोर्स है उसका ज्यादा टाइम लगेगा। इसी तरीके से जब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने इजाजत दी है कि अगर आपका इंटरनल ऑडिटर इवैल्यूएट कर लें वो ठीक है, और एरिया में ज्यादा रिस्क वगैरह नहीं है, एडिक्वेसी ऑफ वर्क चेक कर लें, फिर उसके बाद इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज कर सकते हैं, तो हम क्यों ना ये फायदा उठाएं, क्यों ना ये फायदा उठाएं, बजाय ये कि पहले ही कह दें कि हमने किसी भी केस में इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज नहीं करना, हमें इवैल्यूएट करना चाहिए, और अगर वो इंटरनल ऑडिटर सही निकले, उसका काम सही निकले, तो फिर उसके वर्क को यूज कर लेना चाहिए। इससे हमारा टाइम बचेगा, एफिशिएंट ऑडिट होगा। क्लियर है? इसी तरह का हमने एक और क्वेश्चन भी कहा था कि स्ट्रैटिफिकेशन करके सैम्पलिंग करनी चाहिए, तो स्ट्रैटिफिकेशन किए बगैर अगर सैम्पलिंग करें तो भी तरीका ठीक नहीं था ना। इसी तरह के क्वेश्चन पूछता रहता है हमसे कि ये अप्रोच है इसके ऊपर कमेंट करें, ये अप्रोच है इसके ऊपर कमेंट करें। तो ये इंटरनल ऑडिट का कमेंट क्लियर हो गया। जहां पे हमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने इजाजत दी है, कोई फैसिलिटी दी है, वो ऑब्टेन कर लेना बेहतर होता है। आप इवैल्यूएट करने के बाद अगर ये डिसीजन करते हैं ना कि नहीं इंटरनल डिपार्टमेंट में कॉम्पिटेंस नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, वो बात और थी, वो बात एक्सेप्टेबल थी। इवैल्यूएट किए बगैर ही कह देना कि हम इसके वर्क को यूज नहीं करेंगे, हालांकि आईएसए इसको मना नहीं करते, लेकिन इससे आपका काम बढ़ेगा, प्रैक्टिकली इसको डिस्करेज किया जाता है। ये बात समझ आ गई उसके ओपिनियन की। अब वो हमें इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमने इसके ऊपर कमेंट करना। डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल, प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल, इसको अंडरलाइन कर लें, प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल। एक छोटा सा नहीं, प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल, ये क्या हमें पॉइंट मिला वैल्यूएशन में? प्लस है कि माइनस है? स्ट्रेंथ है, शाबाश। क्या ये कॉम्पिटेंस को इंक्रीज कर रहा है। हु इज क्लोज फ्रेंड ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट द जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी, ये नेगेटिव क्या किसको इफेक्ट कर रहा है? ऑब्जेक्टिविटी को, इंडिपेंडेंस को, कि इंडिपेंडेंट नहीं है इंटरनेट। He utilizes such relation very effectively and applies surprise physical checks, unplanned investigation, and takes on the spot corrective measures on detection of error or flaws in controls. Systematic and disciplined approach. आगे कह रहा है this approach has reduced the lengthy paperwork that is normally seen in internal auditing department of other companies. अच्छा, सरप्राइज फिजिकल चेक, अनप्लान्ड इन्वेस्टिगेशन करना, ये अच्छी बात है, ठीक है, ये एक अच्छी बात है, ये इसके प्लस पॉइंट में आ सकती है। अनप्लान्ड नहीं सॉरी, अनप्लान्ड नहीं, सरप्राइज फिजिकल चेक, सरप्राइज फिजिकल चेक, ठीक है, लेकिन इसमें कोई प्लानिंग नहीं है पहले से, और जो वर्क है उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ये उसका नेगेटिव पॉइंट है,
ये उसके नेगेटिव पॉइंट्स में आएंगे। दिस अप्रोच हैज रिड्यूस द लेंथ, असल में हमें इन्फॉर्मेशन ऐसे दे रहा है जैसे प्लस पॉइंट हो कि रिड्यूस द लेंथ वर्किंग पेपर, ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन तो जरूरी होती है, या जरूरी डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट डाल ले, लेकिन जरूरी जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है उसको तो डॉक्यूमेंट करना है। तो ये हमारे इसमें दो नेगेटिव निकले पॉइंट, एक कौन सा, प्लानिंग भी नहीं कर रहा और दूसरा डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं हो रही काम की। तो ये दोनों सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन। सरप्राइज फिजिकल चेक को आप प्लस पॉइंट के तौर पे इंक्लूड करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, कि एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऐड हुआ, ये क्लियर हो गया। तो इसमें प्लस पॉइंट कौन कौन, इसके उसकी कंप्यूटर्स के बारे में सरप्राइज फिजिकल चेक, ठीक है, कि अनप्रेडिक्टेबल प्रोसीजर परफॉर्म करता है। और नेगेटिव पॉइंट्स कौन कौन से थे, प्लानिंग नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। तो अब बताइए प्लस ज्यादा कि माइनस ज्यादा, तो बताइए रेलेवेंस के ऊपर कमेंट करें, क्या आप इस इंटरनल ऑडिट के वर्क को यूज करेंगे? नहीं वर्क यूज करेंगे, ठीक है। तो हालांकि चाहे उसी डिसीजन के ऊपर आप आगे, लेकिन अब आपने इसको कंसीडर करने के बाद डिसीजन किया। हाँ, ये 7 नंबर के लिए बिल्कुल उसको एक्सप्लेन कर दें, आप मजीद एक्सप्लेन कर दें इनको। सरप्राइज फिजिकल चेक्स को फेक चेक, मतलब अगर चेक नहीं सही है, नहीं यहाँ पे सॉरी, हाँ यहाँ पे चेक से मुराद वो चेक नहीं है जो बैंक वाला होता है। यहाँ सरप्राइज फिजिकल चेक से मुराद है कि वो अचानक जाके फिजिकली चेकिंग करता है एम्प्लॉइज की। इंडिपेंडेंस की वजह से इग्नोर कर दिया। जब हमने पढ़ा था तो ऐसे लग रहा था कि जीती है। अच्छा, ये पहला पैराग्राफ, ये स्टूडेंट का कहना है कि पहला ग्राफ जब हमने पहले पढ़ा तो हमें लगा कि ये ठीक कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसे लिखा हुआ है इंटरनल ऑडिटर लैक्स इंडिपेंडेंस। देखें, अगर ये स्पेसिफिक उसने कहा होता ना कि जिस डिपार्टमेंट जिस कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा हूँ उसका इंटरनल ऑडिटर में इंडिपेंडेंस नहीं है, फिर उसका डिसीजन ठीक होता। लेकिन यहाँ पे कह रहा है पहले प्री टेक्स्ट का मतलब उसका पहले से इरादा ख्याल बना हुआ है कि इंटरनल ऑडिटर जनरली नॉर्मली लैक्स इंडिपेंडेंस, इसलिए कभी भी इनके काम को यूज नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है, यानी ये उसने जनरल कंसेप्ट अपना बनाया हुआ है, ये स्पेसिफिक इस केस की वैल्यूएशन करके या इस क्लाइंट के इंटरनल ऑडिटर की वैल्यूएशन करके वो इस नतीजे पे नहीं पहुंचा। ठीक है, ये कितने स्टूडेंट्स को ये लगा कि ये कमेंट इस क्लाइंट के इंटरनल डिपार्टमेंट के बारे में कर रहा है और ये सही कह रहा है? सही कह रहा है, 7-8 स्टूडेंट, ठीक। देखें, एक भी नेगेटिव पॉइंट हो तो क्या हमें इसके वर्क को यूज रिजेक्ट कर देना चाहिए? देखें, नहीं, परफेक्ट कोई भी इंटरनल डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा। हर इंटरनल डिपार्टमेंट में आपने कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस में, ऑब्जेक्टिविटी या अप्रोच में प्रॉब्लम्स नजर आएंगी प्रैक्टिकली। तो हमने प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स को सामने रख के रिलेटिव वेटेज की बेस पर डिसीजन करना है। अगर आपको प्लस पॉइंट ज्यादा मिल रहे हो तो आप उसके इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज कर सकते हैं, अगर माइनस पॉइंट ज्यादा है तो वर्क को यूज नहीं करना जी। नहीं, अगर आपके प्लस पॉइंट, अगर आप कह रहे हैं कि माइनस पॉइंट ज्यादा है तो उसके बावजूद भी इसके वर्क को यूज कर लें, थोड़ा ध्यान में रखें। नहीं, ये आपकी बहरहाल इन द एंड आपकी अपनी जजमेंट है, आपकी अपनी जजमेंट है। अगर आप फर्ज कीजिए, प्रैक्टिकली होता क्या है, अगर इंटरनल ऑडिटर की वैल्यूएशन में कुछ मसले मसाइल नजर आए लेकिन आपको लगे कि प्लस पॉइंट ज्यादा है माइनस पॉइंट कम है, आप उसके वर्क को यूज कर लेते हैं, लेकिन आपकी जो एडिक्वेसी ऑफ वर्क की वैल्यूएशन है ना, वो फिर आपको वहां पे कसर पूरी करनी पड़ती है, वहां पे फिर आपको ज्यादा काम देखना पड़ेगा। और इसी तरह जितने ज्यादा माइनस होते जाएंगे इंटरनल ऑडिटर की वैल्यूएशन में, आपको एडिक्वेसी ऑफ वर्क में उतना ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमने वर्क की एडिक्वेसी को चेक करना ना। अल्टीमेटली ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे रिस्क असेसमेंट और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में रिलेशनशिप हो। अल्टीमेटली तो हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं, लेकिन अगर रिस्क ज्यादा हो तो हमारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर की एक्सटेंट बढ़ जाती है, काम दोनों करने हैं। उसी तरीके से इंटरनल ऑडिटर में इवैल्यूएशन इंटरनल ऑडिटर की भी करनी है, उसके वर्क की एडिक्वेसी भी करनी है, दोनों करने हैं। हालांकि अल्टीमेटली तो हमने वर्क को एज एविडेंस यूज करना है ना, तो फिर इंटरनल ऑडिट की इवैल्यूएशन किस लिए कर रहे हैं? ताकि अगर वो कॉम्पिटेंट होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, सिस्टमैटिक डिसिप्लिन अप्रोच होगी तो हमारी तसल्ली हो जाएगी काम ठीक किया, हमें काम के ऊपर हमारा एक्सटेंट ऑफ वर्क कम हो जाएगी। तो जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको इंटरनल ऑडिट में फिर नजर आना शुरू हो जाएंगी, आपको उतना ही एडिक्वेसी ऑफ वर्क पे ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसलिए जब हमें रिलेटिव वेटेज के लिहाज से लगे कि नहीं अब नेगेटिव पॉइंट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो हम कहते हैं इतना ज्यादा काम करने से बेहतर है हम इसके वर्क को यूज ही ना करें। कर सकते, देखिए वो आपका अपना प्रैक्टिकली जजमेंट होती है। एग्जाम में आपने जो डिसीजन करना है ना, वो इस बेस पे करना है प्लस पॉइंट ज्यादा है कि नेगेटिव पॉइंट ज्यादा। प्रैक्टिकली नेगेटिव ज्यादा होने पे भी आप उसके वर्क को यूज कर सकते हैं,
लेकिन उस सूरत में आपके एडिक्वेसी ऑफ वर्क में प्रोसीजर बढ़ जाते हैं। लेकिन एग्जाम में जब आपने डिसीजन करना है तो किस बेस पे करना है? रिलेटिव वेटेज की बेस पे। प्लस पॉइंट ज्यादा है तो उसके वर्क को यूज करेंगे, माइनस पॉइंट ज्यादा है तो उसके वर्क को यूज नहीं करेंगे। जी और कोई क्वेश्चन? जी ये बंद कर दीजिए प्रोजेक्टर। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? आज के लेक्चर की तरफ चले। जी अब स्टडी करते हैं हम यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। इसमें क्या कर रहे हैं हम इसमें इंटरनल ऑडिटर को यूज तो कर रहे हैं लेकिन उसके वर्क को नहीं, बल्कि उसे डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब क्या है? ये हाइब्रिड का व्यू जो है ये शायद बंद हो गया, देखें हाइब्रिड वालों को नजर आ रहा होगा। ये हाइब्रिड वाले बता दीजिए क्या व्यू नजर आ रहा है क्लास का आपको? चलिए ठीक है। तो डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब क्या है कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के कुछ लोग एक्सटर्नल ऑडिटर की डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू में नए सिरे से काम करेंगे, स्क्रैच से काम करेंगे। ये है डायरेक्ट असिस्टेंस। स्टैंडर्ड कैसे डिफाइन करता है? कहता है डायरेक्ट असिस्टेंस क्या है? सुन ले, दोबारा सुन ले तसल्ली के साथ कि इंटरनल ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करे। डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब इंटरनल ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करे अंडर डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। एक्सटर्नल ऑडिटर की डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू में। नॉर्मली तो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट डायरेक्टर्स के अंडर काम कर रहे होते हैं ना, लेकिन डायरेक्ट असिस्टेंस में इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट या उसके कुछ लोग किसके अंडर काम कर रहे हैं? एक्सटर्नल ऑडिटर। ठीक है। डायरेक्शन का मतलब क्या है? एक्सटर्नल ऑडिटर पहले से उन्हें बताएंगे कि आपने क्या काम करना है। ठीक है। सुपरविजन का मतलब क्या है? जब वो काम कर रहे होंगे उनके साथ साथ चेकिंग करना। रिव्यू का मतलब क्या है? जब काम कंप्लीट हो जाए तो चेक, एंड पे चेक करना काम ठीक हुआ कि नहीं। डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू में अलग-अलग फर्क पहले भी बताया हुआ आपको। तो जब इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के लोग एक्सटर्नल ऑडिटर की डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू में काम करते हैं, क्या कहते हैं? डायरेक्ट असिस्टेंस। दूसरा पॉइंट हमें बता रहा है क्या? वेदर टू ऑब्टेन डायरेक्ट असिस्टेंस। इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करनी चाहिए कि नहीं? वेदर टू ऑब्टेन डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब क्या? इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करनी है कि नहीं? कहता है डिपेंड करता है। अगर लॉ मना कर दे कि डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं करनी, नहीं करना। अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में ऑब्जेक्टिविटी ना हो, डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं करने। अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में कंपिटेंस ना हो, डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं करना। क्लियर हुआ? अच्छा, अगर आप नोट करें ना तो ये वाले दो पॉइंट तो यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट थे कि हमने उसकी कंपिटेंस को, ऑब्जेक्टिविटी को, सिस्टमैटिक इवैल्यूएट करना है। और अगर हमारे कुछ सीरियस कंसर्न है उसकी कंपिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी के हवाले से, तो फिर हमने उसके वर्क को यूज नहीं करना। यही कंसेप्ट यहां पे भी है, लेकिन यहां पे उसने एक और कंसेप्ट ऐड किया, इफ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कुछ कंट्रीज के लॉ मना करते हैं, यूके के लॉ मना करते हैं कि यूके में ऑडिट करते हुए एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं कर सकता। पाकिस्तान में इस तरह की कोई प्रोहिबिशन नहीं है। पाकिस्तान में कर सकते हैं हम डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन, यूके में जाके अगर ऑडिट करेंगे तो नहीं कर सकते। तो ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। अगर लोकल लॉज ने मना किया हो कि डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं करनी, तो फिर नहीं करनी, चाहे इंटरनल ऑडिटर जितना मर्जी कमिटेड ऑब्जेक्टिव हो। और अगर लोकल लॉ ने इजाजत दे दी लेकिन इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के लोग कंपिटेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, तो हम उनके वर्क को यूज डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब समझा दिया, फिर बता दिया किन सिचुएशन में डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन कर। जी, तो हमने ये पढ़ लिया कि किन सिचुएशन में डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है। अब फर्ज कीजिए कि डायरेक्ट लॉ ने भी मना नहीं किया, कंपिटेंट भी है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, ऑब्जेक्टिविटी भी है, क्या डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन कर सकते हैं? हमारा अगला फैसला देखिए, जब यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर पढ़ा था, पहला फैसला क्या किया था? इवैल्यूएट करो इंटरनल ऑडिटर। यहां पे भी पहले यही देख रहे हैं, हम इवैल्यूएट कर रहे हैं और साथ में देख रहे हैं लॉ ने मना तो नहीं किया हुआ। उसके बाद दूसरा डिसीजन क्या था हमारा? दूसरा काम क्या किया था? देखा था एरिया किस किस एरिया में वर्क को यूज कर सकते हैं, किस एरिया में वर्क को यूज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली उसी तरह यहां पे भी अब हमारा दूसरा फैसला ये होगा, क्या देखना है किस किस एरिया में
वर्क असाइन किया जा सकता है। अब यूज का लफ्ज नहीं आया, असाइन का कि उससे काम करवाना है। किस किस एरिया में वर्क असाइन किया जा सकता है और किस एरिया में वर्क असाइन नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसमें बुक में शायद डुप्लीकेशन हो रही है, ये शुरू के 2 पॉइंट रिपीट हो रहे हैं जो कि हमने पहले वेदर टू ऑब्टेन डायरेक्ट असिस्टेंस में लिख दिया है, इसको क्रॉस कर लीजिएगा। जो शुरू ऊपर वाले 2, ये डिटर्मिनिंग वेदर एंड इन मच एंड विच एरियाज टू ऑब्टेन डायरेक्ट असिस्टेंस, इसके नीचे जो 3 लाइनें हैं ना, 3 लाइनें, ये क्रॉस कर दें। एक्सटर्नल ऑडिटर शैल नॉट ऑब्टेन डायरेक्ट असिस्टेंस, ये वाली लाइन और नीचे वाले 2 बुलेट ये क्रॉस कर दें। ठीक है, ये यहां क्रॉस कर दे इतना हिस्सा, क्यों? क्योंकि ये ऊपर कवर हो चुका है, बाकी नहीं करना। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि किन एरियाज में वर्क को असाइन कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है जजमेंट्स कितनी इन्वॉल्व है किसी एरिया पे, रिस्क कितना इन्वॉल्व है, कंपिटेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल, जिन लोगों को हमने एंगेज किया है उनकी कंपिटेंस कैपेबिलिटी कितने है। ठीक है, उन पे डिपेंड करता है। अगर तो हाई रिस्क एरिया हो, डायरेक्ट असिस्टेंस असाइन नहीं कर, उन एरियाज में वर्क असाइन नहीं करना। अगर किसी एरिया में सिग्निफिकेंट जजमेंट्स इन्वॉल्व हो, उन एरियाज में वर्क असाइन नहीं करना। अगर कुछ रिलेट कर रहे हैं एरियाज, पॉज कीजिएगा जी। तो हम स्टडी कर रहे थे कि एरियाज, इसमें एक पॉइंट ऐड हुआ है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं कि स्टडी क्या कर रहे थे, किन किन एरियाज में एक्सटर्नल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। तो पहले बता रहा है कुछ फैक्टर्स और फिर बता रहा है वो एरियाज। ये डिसीजन करने में कि हमने कौन कौन सा एरिया में असाइन करना है इंटरनल ऑडिटर को, कौन कौन सा एरिया पे हमारी बजाय इंटरनल ऑडिटर वाला काम कर रहा होगा, हम काम नहीं कर रहे होंगे, कौन काम करेगा? इंटरनल ऑडिटर। यही है डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब। तो कह रहा है ये फैसला करते हुए आपने देखना है जजमेंट्स इन्वॉल्व, जिस एरिया में ज्यादा जजमेंट्स इन्वॉल्व हुई वो डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए असाइन नहीं करना। जिस एरिया में रिस्क ज्यादा, रिस्क देखें, रिस्क को कंसीडर करना है, कंपिटेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी को कंसीडर करना है, लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट को कंसीडर करना है। लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है? वो कहता है कि आपने ये नहीं करना कि इंटरनल ऑडिटर को किसी एरिया में डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए साइन किया है तो सारे का सारा काम वही करे, नहीं। कहता है ऐसे तो ये हो जाएगा कि आप हर एरिया में इंटरनल ऑडिटर को वर्क असाइन कर देंगे, खुद कुर्सी पे बैठेंगे, ऑडिट कंप्लीट। स्टैंडर्ड एक जनरल रूल बताता है, कहता है आपने जब कभी इंटरनल ऑडिटर को वर्क असाइन करना है ना, तो ऐसे असाइन करना है कि सब्सटेंशियल वर्क, मेजर वर्क आपने करना है। ऐसा ना हो कि 80% वर्क वो कर रहा हो, 20% वर्क आप एक्सटर्नल ऑडिटर कर रहे हो, ऐसा नहीं है। चाहे एक्सटर्नल ऑडिटर, ये एक जनरल रूल बताया उसने, चाहे इंटरनल ऑडिटर जितना मर्जी कॉम्पिटेंट हो, ऑब्जेक्टिव हो, हमेशा जो मेजर वर्क है, जनरल रूल है, मेजर वर्क मोर देन 50% काम वो एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं करना है। तो आप उसे 100% काम असाइन नहीं कर सकते, 70% वर्क असाइन नहीं कर सकते। लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑडिट में आपकी ज्यादा होनी चाहिए। तो हम देखेंगे कि किसी एरिया में, किसी ऑडिट में उसकी लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ज्यादा तो नहीं हो रही। तो ये फैक्टर्स कंसीडर करने हैं हमने क्या डिसीजन करते हुए, कौन सा एरिया डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए असाइन किया जा सकता है। अच्छा, ये फैक्टर्स हैं और वो कह रहा है इन फैक्टर को सामने रख के डिसीजन करो। यानी अगर लगे जजमेंट ज्यादा इन्वॉल्व है, एरिया साइन ना करो, अगर लगे रिस्क ज्यादा है, एरिया साइन ना करो। ठीक है, इसी तरह कंपिटेंस ऑब्जेक्टिविटी में प्रॉब्लम है तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ अनअनाउंस्ड प्रोसीजर, अगर आपने डिसाइड करना है, आपको पता है जब रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल हो तो एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इनकॉर्पोरेट की जाती है। इसका मतलब क्या? एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी, क्लाइंट को पता ना हो कि कौन सा, यानी अनअनाउंस्ड बेसिस पे प्रोसीजर परफॉर्म करें। तो जब आप प्लानिंग कर रहे हो अपनी टीम को बिठा के, भाई हमने क्लाइंट को पता नहीं चलने देना कौन कौन से वाउचर को सेलेक्ट करने जा रहे हैं, कौन को किस किस जगह पे स्टॉक आउट करने जा रहे हैं, अचानक से पहुंच जाएंगे क्लाइंट को तलाक किए बगैर। तो इस वाली प्लानिंग में जिसमें आप अनअनाउंस्ड प्रोसीजर डिसाइड कर रहे हैं, इंटरनल ऑडिट वालों को भी बिठा दें? नहीं बिठा, यही समझा रहा है, यही समझा रहा है, क्योंकि इससे आपकी सारी जो प्लानिंग है, जो आप सीक्रेट प्लानिंग कर रहे हैं, वो लीक हो जाएगी। उसी तरीके से एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसेस, क्या पढ़ा हुआ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसेस के बारे में? डायरेक्ट सिर्फ रिसीव डायरेक्ट होना चाहिए कि सेंड भी डायरेक्ट होना चाहिए? सेंड भी डायरेक्ट होना चाहिए। कहता है इसमें भी इंटरनल ऑडिटर को आप असिस्टेंस नहीं ले सकते, वरना ये इनडायरेक्ट हो जाएगा। ये खास तौर पे इन 2 केसेस की उसने एग्जांपल दी है कि इसमें आपने इंटरनल ऑडिट वालों को नहीं बिठाना साथ, उनसे डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेनी। कौन से वाले केस खास तौर पे? एक अनअनाउंस्ड प्रोसीजर डिसाइड करते हुए, दूसरा एक्सटर्नल कंफर्मेशन सेंड करते हुए।
बाकी जनरल रूल है कि रिस्क ज्यादा है, जजमेंट ज्यादा है, तो फिर असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं करेंगे। और ये रिस्क और जजमेंट वाली बात हम यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में भी सीख चुके हैं। मैं क्लियर हो गया? अच्छा, इसमें ये ध्यान में रखिएगा, ये हैं फैक्टर्स और ये फिर वो कह रहा है एरियाज। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ना, बताइए कौन कौन से वर्क है जो कि जिस पे जो साइन किया जा सकता है डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन लेते हुए, आपने दोनों पॉइंट लिखना है, दोनों पॉइंट लिखना है। हालांकि इसमें जजमेंट और रिस्क आपको लग रहा होगा कॉमन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू का फर्क है। इसमें कह रहा है कि रिस्क को कंसीडर करो एरिया साइन करते हुए। यहां पे उसकी एक्सप्लेन नहीं, समझ लीजिए ये हेडिंग दे रहा है, यहां पे एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि रिस्क को कंसीडर करो, अगर रिस्क ज्यादा हो असाइन नहीं करना डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए। जजमेंट को कंसीडर करो, अगर जजमेंट ज्यादा इन्वॉल्व है, सिग्निफिकेंट जजमेंट, तो उसे असाइन नहीं करना। क्लियर हो रहा है? ये खास तौर पे ये दो एग्जांपल्स में रखनी है, क्योंकि ये फर्क है हमारा यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर से। ठीक है, अच्छा बताइए जरा रिवीजन पर्पस के लिए, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में भी हमने ये इस तरह का कंसेप्ट पढ़ा था, किन एरियाज में वर्क को यूज कर सकते हैं, किन में नहीं। तो वहां पे क्या पढ़ा था? वहां पे आते ही डायरेक्ट लिस्ट पढ़ ली थी कि उसमें कुछ फर्दर डिटेल थी कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल नहीं यूज कर सकते, कुछ ऐसे हैं जिनमें लेस यूज कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें यूज करने की इजाजत है। फिर उसके बाद 6-7 एग्जांपल थे। यहां पे उसने वो लेस मोर वाली बात नहीं की, यहां पे उसने फैक्टर्स बताए हैं और फिर उसके बाद एरिया एक्सप्लेनेशन दे दी। ये क्लियर हो गया? अभी तक हमने दो चीजें पढ़ ली डायरेक्ट असिस्टेंस में। पहली चीज क्या पढ़ी? डायरेक्ट असिस्टेंस डेफिनेशन, फिर उसके बाद वेदर टू ऑब्टेन, डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करनी है कि नहीं करनी। ठीक है, अच्छा इसमें ना, इसमें हिडन रिक्वायरमेंट है कि इवेल्युएट करना है इंटरनल ऑडिट फंक्शन को, उसकी कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, सिस्टमैटिक एंड डिसीजन अप्रोच को। एक छोड़ आके कहने लगा सर मैंने सबसे बड़ा फर्क ढूंढ लिया यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में और डायरेक्ट असिस्टेंस में। मैंने कहा वो क्या? कहने लगा सर यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में हमने इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को इवेल्युएट करना होता है, उसके सारे पॉइंट्स हैं। डायरेक्ट असिस्टेंस में ये पॉइंट्स नहीं है, डायरेक्ट असिस्टेंस में ये काम नहीं करना होता। मैंने कहा बिल्कुल गलत, डायरेक्ट असिस्टेंस में भी ये काम करना होता है। क्या डायरेक्ट असिस्टेंस में हमने इंटरनल फंक्शन को वैल्यूएट करना है, उसकी कंपिटेंस को, ऑब्जेक्टिविटी को, सिस्टमैटिक डिसिप्लिन अप्रोच को वैल्यूएट करना है? अच्छा, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच को वैल्यूएट नहीं करना, वैसे कंपिटेंस ऑब्जेक्टिविटी को तो करना है। सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच को क्यों नहीं करना? क्योंकि इसमें वो हमारी अप्रोच के मुताबिक काम कर रहा होगा। लेकिन कंपिटेंस को, ऑब्जेक्टिविटी को वैल्यूएट करना है, कैसे, कहां लिखा हुआ है वैल्यूएट करना है? डायरेक्ट असिस्टेंस में इंटरनल ऑडिटर की कंपिटेंस को, ऑब्जेक्टिविटी को वैल्यूएट करना है, कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है यहां पे। जब वो ये कह रहे हैं ना कि अगर इंटरनल डिपार्टमेंट में कंपिटेंस या ऑब्जेक्टिविटी नहीं है तो वर्क यूज ना करो, तो फिर यही सिखा रहा है हमें कि डायरेक्ट असिस्टेंस में भी इंटरनल ऑडिटर की कंपिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी को वैल्यूएट करना है। भाई करेंगे तो फिर इस नतीजे पे पहुंचेंगे ना कि इसका जवाब यस है कि नो है। लेकिन उसने फैक्टर्स दोबारा नहीं बताए। क्यों नहीं बताए? वो पहले बता चुका था, पहले का रिपीट थोड़ी करूंगा। भाई ये बात समझ आई आपको? तो अभी हमने इवेल्युएट कर लिया इंटरनल ऑडिट फंक्शन को और ये फैसला कर लिया कि हमने इससे डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करनी है कि नहीं। फिर हमने देख लिया किन एरियाज में डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, किन में नहीं कर सकते, ये भी क्लियर। अब इसके बाद अगला फैसला, इसके बाद हम इस नतीजे पे पहुंच चुके होंगे कि डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करनी है, इन 3-4 एरियाज में डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करनी है। ठीक है, एरिया डिसाइड हो गए, इस स्टेप के बाद एरिया फाइनल हो गए ना जिनमें डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करनी है। अब क्या करना है? अब काम करना है इंटरनल ऑडिट टीम ने और उस काम को चेक करना है हमने। उसने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, हमने डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू करनी है। अच्छा एक चीज यहां पे याद में रखें कि डायरेक्ट असिस्टेंस में जरूरी नहीं कि सारे का सारा इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट डायरेक्ट असिस्टेंस में लगाओ। बाज़ औक़ात उन्हें कहते हैं, डायरेक्टर्स कहते हैं कि सर हमारे पास 10 लोग हैं, 3 आप रख लें, 7 हमारा काम करने दें, 3-4 डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन कर लें, तो ये सारी रिक्वायरमेंट स्टिल अप्लाई करेंगी, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम फैसला कर लिया हमने डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करनी है, कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी ये तो वैल्यूएट कर चुके हैं हम। ठीक है, ये पहले वैल्यूएट कर चुके हैं। एग्रीमेंट करना है, 2 एग्रीमेंट करने हैं जो यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में नहीं होते थे। 2 एग्रीमेंट करने हैं डायरेक्ट असिस्टेंस में। क्या करने हैं? 2 एग्रीमेंट। किसके साथ? एक करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, उनसे एक तरह से एनओसी ले रहे हैं कि सर बताइए आपको कोई इतराज तो नहीं, हम आपके एम्प्लॉइज से जो आपके इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हैं उनसे हम अब खुद काम लेना चाह रहे हैं, बताइए आपको कोई इतराज तो नहीं है।
है तो ले जाए बंदे अपने, हम खुद काम कर लेंगे। ये ऐसे नहीं करना कि काम शुरू करवा दें, हम उसको सिखा दें, आधा काम दरमियान में और बाद में आप इंटरवीन कर रहे हो कि नहीं हमें जरूरत पड़ गया और हमारे बंदे वापस करें। ऐसे नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी हमें बता दें। ये डायरेक्टर के साथ एग्रीमेंट करेंगे या उनके बिहाफ पे कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है उससे कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स के बिहाफ पे जो पर्सन है उसके साथ एग्री करना जरूरी है, ताकि जब हम उनसे काम करवा रहे हो दरमियान में प्रॉब्लम ना आए कोई। दूसरा एग्रीमेंट किसके साथ करना है? इंटरनल ऑडिटर के साथ करना है। इंटरनल ऑडिटर के साथ क्या एग्रीमेंट करना है? कि हम आपको गुर की बातें सिखाने जा रहे हैं, हम आपको तरीका वारदात सिखाने जा रहे हैं जिससे हम मिस स्टेटमेंट्स, फ्रॉड आइडेंटिफाई करते हैं। वो टेक्निक्स जो साल की ट्रेनिंग के बाद हमें पता चलती हैं वो हम आपको सिखाने जा रहे हैं। लेकिन आप कसम खाएं कि आप ये सारी बातें हमारी आपस में ही रखेंगे, किसी तीसरे को नहीं बताएंगे। यहाँ पे तीसरे से क्या मुराद है? मैनेजमेंट। तो ये एग्रीमेंट इंटरनल ऑडिटर के साथ कर रहे हैं क्या कि आपने सारे मैटर्स को कॉन्फिडेंशियल रखना है। हम आपसे जो प्रोसीजर, हमारा जो सैम्पलिंग मेथड होता है, हम किस तरीका से चेकिंग करते हैं, क्योंकि देखें अगर हमारा काम करने का तरीका इंटरनल ऑडिट वालों को जो पता चल गया, अगर वो मैनेजमेंट को बता दें तो उन्हें पता चल जाएगा हमारा सैंपल सिलेक्शन मेथड क्या है, हमारा मटेरियलिटी लेवल क्या है। वो उस मटेरियलिटी लेवल के लिहाज से 10-15 कम करके तो मिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते रहेंगे। ये सैंपल सिलेक्शन मेथड सिस्टमेटिक है, ठीक है, तो उन्हें अंदाजा हो जाएगा सैंपल साइज कितना होता है इससे अंदाजा। तो अगर हमारी टेक्निक्स मैनेजमेंट को डिस्क्लोज हो गई ना तो वो अपने फ्रॉड को रिफाइन कर सकते हैं उन टेक्निक्स को सामने रखते हुए, ठीक है। नहीं देखे अगर हमने एग्रीमेंट कॉन्फिडेंशियलिटी का कर भी लिया, स्टिल हमें खुद भी ये, और उसने वादा कर भी लिया, स्टिल हमें खुद तो इस चीज को रियलाइज करते हैं ना, हम बहरहाल वो एंटिटी का हिस्सा है, ठीक है। इसलिए एग्रीमेंट करने के बावजूद भी हम कोशिश करेंगे अपने रिस्की डिसीजंस में या अनअनाउंस्ड वाली प्लानिंग में इसको शामिल ना करें, ठीक। और फिर ऑब्जेक्टिविटी, इंटरनल ऑडिटर के साथ एग्रीमेंट करना है कि आपने अपनी ऑब्जेक्टिविटी को कंप्रोमाइज नहीं होने देना। यानी मैनेजमेंट से तो फिर भी ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिविटी इंडिपेंडेंट है, एंटिटी से इंडिपेंडेंट नहीं है, मैनेजमेंट से तो है ना, तो उसे एग्रीमेंट करेंगे। अगर इंटरनल ऑडिट जो हम आपसे डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन कर रहे हैं, इसके दौरान में कोई भी ऐसा इवेंट आता है जिससे आपकी ऑब्जेक्टिविटी इफेक्ट हो, आप हमें बता देंगे ताकि हम आपको अलग कर दें। इसी कंसेप्ट की बेस पे कोड ऑफ एथिक्स चैप्टर 7 का कंसेप्ट आपसे पूछ रहा हूं। एक्सटर्नल ऑडिटर को इंडिपेंडेंट ऑफ क्लाइंट होना चाहिए। स्टार्ट में इंडिपेंडेंट ऑफ क्लाइंट था, ड्यूरिंग ऑडिट किसी वजह से इंडिपेंडेंट नहीं रहा, बताइए क्या इस पे एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। जो टीम मेंबर इफेक्ट हुआ है, क्या उस टीम मेंबर को अपने सीनियर को बता देना चाहिए कि सर मैं अब इंडिपेंडेंट नहीं, और सीनियर को क्या एप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए? एक एप्रोप्रिएट एक्शन क्या हो सकता है? उसको टीम से अलग कर दें। उसी तरीके से इंटरनल ऑडिट वालों को भी हम कह रहे हैं कि सर आप मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट है, बहुत अच्छी बात है, इंडिपेंडेंट है, हमने चेक कर लिया है, चेक किया तो आपसे डायरेक्ट असिस्टेंस का फैसला किया है ना, लेकिन अगर प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए ऑब्जेक्टिविटी कंप्रोमाइज हो जाए तो आपका फर्ज है आपने हमें बता देना। ये एग्रीमेंट में कह रहे हैं सर, जिस पर्सन की भी ऑब्जेक्टिविटी कंप्रोमाइज होगी उसे फिर डायरेक्ट असिस्टेंस से निकाल देंगे। एग्रीमेंट हो गए, कर लिया एग्रीमेंट। अब क्या करना है? काम करना है इंटरनल, ये जेहन में रखिएगा, डायरेक्ट असिस्टेंस इंटरनल ऑडिट वालों ने काम उन्होंने करना है, हमने इनके काम को चेक करना है। अच्छा, चेक करते हुए प्रोसीजर क्या परफॉर्म करना है? ये तो कल भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? नहीं, एडिक्वेसी ऑफ वर्क वैल्यूएट करना सीखा था। अच्छा, बहाने से अगर यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर की भी रिवीजन हो जाए तो अच्छी बात है ना। नहीं, सवाल बाद में है, पहले मेरा सवाल। यूजिंग मिक्स हो रहा है, इसीलिए तो साथ साथ कंपैरिजन करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे खुद पता है मिक्स होने का खतरा है। तो जिन चीजों का मिक्स होने का खतरा होता है ना, उनको आमने सामने रख के पढ़ना होता है। जिन चीजों के मिक्स होने का खतरा होता है उनको क्या करना होता है? आमने सामने रखे, ताकि पता चले किसमें क्या फर्क है। इसीलिए तो आपसे रिवीजन करवा रहा हूं इसकी, ताकि आपको पता चला हो यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में क्या रिक्वायरमेंट थी, डायरेक्ट असिस्टेंस में क्या रिक्वायरमेंट है। बेफिक्र है, लेक्चर के एंड पे सिर्फ डायरेक्ट असिस्टेंस एक दफा 5 मिनट में क्विक रिवीजन दोबारा करा दूंगा, लेकिन कंपैरिजन साथ साथ चलेगा। वैल्यूएटिंग एडिक्वेसी, जब यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में हम वर्क की एडिक्वेसी वैल्यूएट करते थे, डायरेक्ट असिस्टेंस में नहीं करेंगे। क्यों भला? डायरेक्ट असिस्टेंस में तो हम खुद काम करवा रहे हैं, इसमें रिव्यू तो करेंगे, एडिक्वेसी ऑफ वर्क को वैल्यूएट नहीं करेंगे। फर्क समझ आ रहा है?
यहां पे डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ वर्क तो होगा, इवेल्युएट एडिक्वेसी ऑफ वर्क नहीं होगा। इवेल्युएट एडिक्वेसी ऑफ वर्क तो यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में ही होगा। तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर थे, क्या क्या फैक्टर्स थे? फैक्टर्स कौन से कंसीडर करने इवेल्युएटिंग एडिक्वेसी ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट में? प्रॉपर्ली प्लान हुआ कि नहीं, डॉक्यूमेंट, सुपरवाइज्ड रिव्यू, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, कंक्लूजन एप्रोप्रिएट, एक्सेप्शन रिजॉल्व। ठीक है, और इसके लिए प्रोसीजर क्या क्या थे? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्म। लाजमी कौन सा था? रीपरफॉर्मेंस। यहां पे भी ये कह रहा है कि जब वो इंटरनल ऑडिट वाला आपने एग्रीमेंट कर लिया, उसको काम करने के लिए भेज दिया, अब वो काम करके आ गया, आपने उसके काम को कुछ चेक करना है। चेक करना है कि नहीं करना? बिल्कुल। ये मिलता जुलता है उस एवेल्युएटिंग एडिक्वेसी से कि हम काम को चेक कर रहे हैं, लेकिन इसकी नेचर डिफरेंट है क्योंकि इसमें काम हमने खुद करवाया हुआ उससे। तो ये कंसेप्ट है डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ वर्क, कि जो काम उससे हम करवा रहे हैं इंटरनल ऑडिट वालों से, उसकी डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू के क्या रूल्स हैं? पहला रूल, आपने कुछ ना कुछ उसके वर्क को चेक करना है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ। जैसे फर्ज कीजिए उसने लिखा हुआ ये सेल इनवॉइस थी, मैंने इसका गुड डिस्पैच नोट चेक कर लिया है और मैंने बैंक स्टेटमेंट में इसकी कलेक्शन आ गई है चेक कर लिया। उसने फॉर्म लिया है, हमारे पास 10 इनवॉइसेस हैं, सबके आगे टिक लगे हुए हैं। जब स्टैंडर्ड कहता है चेक सम ऑफ वर्क टू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, का मतलब क्या है कि जो उसने काम किया हुआ है ना, सैंपल बेस पे कुछ ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करके खुद भी उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देखो, खुद भी उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मौजूद है कि नहीं है। ये एक तरह से मिलता जुलता है रीपरफॉर्मेंस से। लेकिन रीपरफॉर्मेंस इसको नाम नहीं दिया, दे सकता था, रीपरफॉर्मेंस नहीं दिया। क्यों बोला? क्योंकि रीपरफॉर्मेंस का लफ्ज होता है जो उस प्रोसीजर के लिए जो ओरिजिनली क्लाइंट ने परफॉर्म किया हो और ऑडिटर दोबारा परफॉर्म कर रहा हो। यहां पे तो ओरिजिनली क्लाइंट ने परफॉर्म किया ही नहीं है क्योंकि वो क्लाइंट नहीं, अब हमारी टीम का हिस्सा है। तो चेक सम ऑफ वर्क टू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और इसके अलावा जो आप नॉर्मली रिव्यू समझते हैं करें। एक क्वेश्चन आपसे कंसेप्चुअली सिर्फ, ये हमारी टीम काम कर रही है, ये इंटरनल ऑडिट वालों से डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहे हैं, हमने सीनियर पार्टनर ने दोनों के काम को चेक करना है। इधर भी डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू, इधर भी डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू। सिंपल क्वेश्चन मेरा, क्या अपनी टीम जो ऑफिशियल टीम होती है, जेन्युइन टीम, उसका डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू और डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू एक जैसा होना चाहिए या डिफरेंट होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए थोड़ा। क्यों डिफरेंट होना चाहिए भला? क्योंकि इंडिपेंडेंस का फर्क है, कॉम्पिटेंस का थोड़ा सा फर्क है। इसीलिए डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू में कहते हैं कि इंटरनल ऑडिटर की जो डायरेक्ट असिस्टेंस में उसके वर्क की वैल्यूएशन की जाएगी ना, वो डिफरेंट होगी उससे जो आप अपनी टीम का करते हैं, और नॉर्मली मोर एक्सटेंसिव होगा। यानी इंटरनल ऑडिट का जब आप रिव्यू करेंगे ना उसके डायरेक्ट असिस्टेंट वर्क का, उसका रिव्यू की एक्सटेंट ज्यादा होगी आपकी टीम से, क्योंकि बहरहाल आपकी टीम में कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा हैं। वो इंडिपेंडेंट भी उसकी निस्बत ज्यादा है, वो मे भी कॉम्पिटेंट भी शायद उसकी निस्बत ज्यादा हो। तो इसीलिए एक्सटेंट ऑफ रिव्यू ज्यादा होनी चाहिए। कितनी ज्यादा? कितनी ज्यादा ये डिपेंड करता है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के लोगों की कॉम्पिटेंस पे, ऑब्जेक्टिविटी पे। अगर उनकी कॉम्पिटेंस और ऑब्जेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक्सटेंट हमारी टीम के रिव्यू से थोड़ी सी ज्यादा होगी, और अगर उनकी कॉम्पिटेंस ऑब्जेक्टिविटी में ज्यादा बड़ा मसला है तो फिर रिव्यू ज्यादा होगा निस्बतन। क्लियर है? चलिए, ये हमें बता रहा था कि नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर डिपेंड्स ऑन एरिया, यानी उसमें रिस्क और मटेरियलिटी क्या है, और इंटरनल ऑडिटर के कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी और अप्रोच कैसी है। इसके अप्रोच को रहने दे, कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी। जनरली रिव्यू, ये लाइन समझ आई? जनरली रिव्यू इज एक्सटेंसिव एज कंपेयर टू टीम मेंबर, अपने टीम मेंबर का रिव्यू। यहां तक पहले मैं चुके प्रोसीजर, आगे थोड़ा सा सेपरेट कंसेप्ट है, मैं एक दफा क्विक गो थ्रू करना चाह रहा हूं। सबसे पहले मुझे बताइए, अटेंटिव होकर, ये 5 मिनट में आपका टॉपिक रिवाइज होगा जो आज हमने पढ़ा है, और पिछले के साथ हल्का फुल्का कंपैरिजन भी करता रहूंगा स्टार्ट में सिर्फ, उसके बाद यही टॉपिक चलेगा। क्या इंटरनल ऑडिटर के कोई से हेल्प ले सकते हैं हम? इंटरनल ऑडिटर से जो हेल्प लेते हैं कितने तरीकों से ले सकते हैं? 2। पहला तरीका क्या कराते हैं? यूजिंग द वर्क। दूसरा डायरेक्ट असिस्टेंस। यूजिंग द वर्क पढ़ लिया, अब डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन कर रहे हैं। सबसे पहले डेफिनेशन बताइए, डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब क्या है? एक्सटर्नल ऑडिटर की डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू में इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के लोग काम करें। जब कभी हमने डायरेक्ट